अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत होंगे। ये स्पेशल लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ BS मैथ फर्स्ट टर्म वालों के लिए। हीट एंड टेम्परेचर और आइडियल गैस लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके अंदर मैं टीच करूँगा। तो ये जो मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये फिर मैं आपको क्लास में टीच नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका कोर्स जो है वो जल्दी ख़त्म हो और फिर हम रिवीजन जो है वो शुरू करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट क्या होती है। तो हीट बेसिकली जो है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी and it is associated with the kinetic energy of molecules। तो हीट जो है वो बेसिकली क्या है कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हीट को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ना ही हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये क्यों है, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों होती है, उसकी वजह ये है कि इट इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखेंगे कोई भी जो सिस्टम होता है उसके अंदर एटम्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो उनकी जो मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन है वो क्या है, वो मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तो जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो जो काइनेटिक एनर्जी वो रखते हैं, तो इसी के साथ वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उनकी हीट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हीट जो है इट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इसकी जो फ्लो की डायरेक्शन है, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब अगर किसी जगह पर कोई ऐसी बॉडी मौजूद है कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा, यानी कि हॉट है, तो हॉट बॉडी से हीट जो है वो कोल्ड बॉडी को ट्रांसफ़र होती है। मिसाल के तौर पर सर्दियों के अंदर जो है वो आप हीटर जलाते हैं, गैस का हीटर जलाते हैं या जो भी आप हीटर यूज़ करते हैं, आप की बॉडी ठंडी हो जाती है, तो आप उसके आगे जब अपने हाथ रखते हैं तो वहाँ से हीट जो है वो आपके हाथों तक ट्रांसफ़र होती है, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरा कंसेप्ट है वो है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर जो है ये बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। इट इज ए मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली आपको ये बताता है कि टेम्परेचर से आपको ये पता चलता है कि कोई बॉडी जो है वो हॉट है, यानी कि वो गर्म है, या वो कोल्ड है। कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर से आप उसकी हॉटनेस, यानी कि टेम्परेचर बेसिकली क्या है कि मेजरमेंट ऑफ हीट है। अगर आपने हीट को मेजर करना है तो वो आप टेम्परेचर से करेंगे। अब अक्सर ये होता है कि जब किसी को बुखार होता है, यानी कि उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, वो थर्मामीटर के ज़रिए जो है वो टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर के मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं, केल्विन में, डिग्रीज़ के अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है। बेसिकली आप क्या मेजर कर रहे होते हैं टेम्परेचर में? टेम्परेचर में बेसिकली आप मेजर कर रहे होते हैं कि वो बॉडी जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो कितनी बॉडी कंटेन कर रही है, उसके अंदर कितनी हीट है, ठीक है, वो कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी जो है उसको कंटेन कर रही है, ठीक है। तो ये हीट के चंद जो हैं वो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आया नेक्स्ट जो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
वो है आइडियल गैस लॉ। तो जो स्टेट ऑफ सिस्टम है, किसी भी सिस्टम की स्टेट, ठीक है, यानी कि अब सिस्टम क्या है, वो थर्मोडायनामिकल सिस्टम है। अब थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है कि गैस है। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसके उसके वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिस्क्राइब किया जाता है। द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपने अगर किसी सिस्टम की, थर्मोडायनामिकल सिस्टम की, यानी कि किसी गैस की स्टेट को डिस्क्राइब करना है कि उसकी क्या हालत है, तो उसकी स्टेट को, मतलब जैसे किसी इंसान की स्टेट है कि उसकी क्या हालत है, वो बीमार है या ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा उसकी बीमारी का, यानी कि उसको बुखार है तो आप उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। इसी तरह जो सिस्टम है, इसकी स्टेट को हम उसका चेक करते हैं कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वॉल्यूम कितना है, उसे हम इसको चेक करते हैं। तो एक आइडियल गैस जो है उसका वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब आप सपोज करेंगे अगर हम ये कहें कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इफ T एंड P आर कांस्टेंट, अगर T और P जो है वो कांस्टेंट के बराबर हैं तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, ये आप किसके ऊपर है, ये कांस्टेंट एट टी कांस्टेंट के ऊपर है। ठीक है, और इसको हम जो है वो बॉयल्स लॉ का नाम भी देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें, तो चार्ल्स लॉ जो है वो ये कहता है कि V वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के किसी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ये कांस्टेंट प्रेशर, इसको आप कह देंगे ये कोई इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब आपके पास ये 3 इक्वेशनें आ गई, तो आप इक्वेशन 1, 2 और 3 जो है इसको कंबाइन कर दें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा NT/V के। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन जो हैं 1, 2 और 3 जो है इनको मैंने कंबाइन कर दिया है, तो प्रेशर जो है वो NT/V के बराबर जो है वो आ जाएगा, और यहाँ से PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NT के। तो यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें तो ये क्या आ जाएगा, NKT। ठीक है, इसमें K जो है ये गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। K जो है यहां पर, ये हमारे पास गैस कांस्टेंट है आइडियल गैस का, और इसकी वैल्यू जो है ये बराबर होती है 1.38 10⁻⁻³ जूल पर
केल्विन। अब यहां पर n जो है ये क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जितने आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो n जो है ये बराबर होता है आपके पास n ओवर n a के, ठीक है। स्मॉल n जो है, ये स्मॉल n जो है ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स इनको आप कहते हैं। स्मॉल n को आप नंबर ऑफ मोल्स का जो है वो नाम देते हैं n। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसमें Na जो है ये एवोगैड्रो नंबर है और ये बराबर होता है 6.022 10 की पावर 23 पर मोल, यानी कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो यानी कि यहां से आप ये रिलेशन लिख सकते हैं कि n जो है वो Na के बराबर है। तो आपके पास जो इक्वेशन है PV, इसके अंदर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो Na KT के बराबर आ जाएगा। तो इसके अंदर अब जो हमारे पास NaKT, NaK that is equal to गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये भी गैस कांस्टेंट है, इसको भी हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, बल्कि इसको हम बेहतर आ गया आप इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो कह लें। इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसका नाम देते हैं। इसको गैस कांस्टेंट भी कह लेते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस जो है इसका ये बोल्ट्जमैन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास Na ये गैस कांस्टेंट है और इसको हम R से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये PV हमारे पास nRT के बराबर जो है वो आ गया। तो ये इक्वेशन जो है ये क्या है, ये आइडियल गैस लॉ है। और आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन कंप्लीटली किसी सिस्टम की एनर्जी को डिस्क्राइब कर रही है। किसी सिस्टम की स्टेट को जो है वो डिस्क्राइब कर रही है, क्योंकि किसी सिस्टम की स्टेट कहां से डिस्क्राइब होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उनको फिक्स कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स ले लिया, क्योंकि हर सब्सटेंस का जो 1 किलोग्राम होता है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पर हमने एवोगैड्रो नंबर जो n था, यानी कि जो इसमें PV = NKT को हमने n से, स्मॉल n से हमने इसलिए रिप्लेस किया कि इसको मजीद हमने जर्नलाइज कर दिया। तो इसको हम कहते हैं आइडियल गैस लॉ। और आइडियल गैस लॉ जो होता है ये बेसिकली क्या करता है कि ये बेसिकली आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है किसी सिस्टम की स्टेट के बारे में। यानी कि किसी सिस्टम की आपने स्टेट को डिस्क्राइब करना है तो आपको जो है वो जरूरत पड़ती है आइडियल गैस लॉ की, ठीक है। यानी कि आइडियल गैस ऑब्वियसली वो गैस के जो आइडियल है उसके लिए जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसको डिस्क्राइब किया गया, आइडियल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और वो आइडियल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो आपने उसको स्टडी किया हुआ है जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है 11th उसके अंदर, ठीक है। अब हमने जो एक और चीज़ है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट वो जो हमने स्टडी करनी है
वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये तो आइडियल गैस लॉ हो गया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर उसके हम कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उनको भी साथ जो है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मतलब इस लॉ की मदद से आप एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको ही डिस्क्राइब करते हैं कि अगर हमको क्यू अमाउंट ऑफ हीट, व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किसी सिस्टम को दी जाती है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, द इंटरनल एनर्जी of that system changes with heat। उसकी जो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बेसिकली आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो होती है उसके काइनेटिक मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। उसकी वजह यह है कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो एटम जो है वो मुसलसल आइडियल गैस के अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं और वो कभी भी नहीं रुकते। तो जो इंटरनल एनर्जी, वैसे तो आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल्स रुक ही नहीं रहे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और इंटरनल एनर्जी जो है यू वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। तो जब आप हीट देते हैं किसी सिस्टम को तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। इट मीन्स कि उसकी इंटरनल चेंज होने का मतलब यह है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। जब आप उसको हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो और जब उसको काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो सिस्टम है वो अपनी सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करेगा, एंड द सिस्टम डू द वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। और सिस्टम जो है वो वर्क डन करेगा सराउंडिंग के ऊपर। तो इसकी अगर हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये है कि क्यू आपने अमाउंट ऑफ हीट दी, डेल्टा यू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू वर्क डन। ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और डब्ल्यू वर्क डन है जो कि सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप देखिए ये क्या है लॉ, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर क्यू भी एनर्जी है और राइट साइड के ऊपर भी एनर्जी है। आपने हीट दी, जितनी आपने हीट दी उसने इंटरनल एनर्जी चेंज की और वो वर्क डन के अंदर इस्तेमाल होगी। तो जितनी लेफ्ट साइड के ऊपर हीट थी उतनी ही राइट साइड के ऊपर भी आपके पास हीट है। तो फिर ये क्या हुआ, इट इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिकली जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो अब हम इसी लॉ को अगर डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर लिख लें तो डिफरेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक गैस है जो कि इनक्लोज्ड है एक सिलेंडर के अंदर। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है और ये सिलेंडर फिटेड है एक पिस्टन के साथ। तो
ये मूवेबल पिस्टन है। अब ये जो गैस है, इसको जिस सिलेंडर में आपने इनक्लोज किया हुआ है वो सिलेंडर जो है उसकी हीट कंडक्टिंग बेस है, ठीक है। द सिलेंडर हैज हीट कंडक्टिंग बेस in which an ideal gas is enclosed, and that cylinder is fitted with movable piston। और ये सिलेंडर जो है ये एक मूवेबल पिस्टन के साथ जो है वो फिटेड है। ये हमारे पास सिस्टम है। अब इसकी चूंकि हीट कंडक्टिंग बेस है, तो जब आप इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट इस सिलेंडर को देंगे, यानी कि यहाँ से आप क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको देंगे, तो क्या होगा कि इस सिलेंडर के अंदर जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी, और जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो ये गैस एक्सपैंड करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये गैस एक्सपैंड करेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब एक्सपैंड करेगी तो ये क्या करेगी, इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। यानी कि ये सिलेंडर और गैस एक सिस्टम था और पिस्टन जो है उसकी सराउंडेड है, तो सिस्टम ने क्या किया कि सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन किया। तो जब गैस एक्सपैंड करती है हीट देने से, when Q amount of heat is given to ideal gas, it expands। तो ये एक्सपैंड करती है, एंड due to its expansion the piston moves in the upward direction। और पिस्टन जो है वो मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अब सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, वो वर्क डन कर रहा है, यानी कि गैस वर्क डन कर रही है ऑन द पिस्टन। सो गैस इज डूइंग वर्क डन ऑन द पिस्टन। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, देखें इसकी ये जो सिलेंडर है आपका, इसकी हीट कंडक्टिंग बेस है। हीट कंडक्टिंग बेस है कि यानी कि इसको आप नीचे से हीट देंगे इसकी बेस से, तो वो इसके अंदर एंटर होगी। जब हीट इसके अंदर एंटर होगी तो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स वो हीट लेंगे। जब वो हीट लेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि जो आइडियल गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो गैस एक्सपैंड करेगी। जब गैस एक्सपैंड करेगी तो एक्सपेंशन की वजह से वो पिस्टन के ऊपर वर्क डन करेगी, और पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। तो ये एग्जांपल जो है ये बिल्कुल इन अकॉर्डेंस है विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये क्या है, ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। तो hence first law of thermodynamics is a law of conservation of energy। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है।
क्योंकि इस लॉ के मुताबिक एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि हीट एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ heat can be converted to other form of energies or other form of energy can be converted into heat। तो इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो ली जा सकती है वो कौन सी है, वो हीट इंजन है। हीट इंजन में क्या होता है, हीट इंजन में आप हीट देते हैं, ये मोटर बाइक्स और गाड़ियों में पेट्रोल होता है ना उसकी इग्निशन देते हैं, तो क्या है हीट किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, आप जब पेट्रोल को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो वो गाड़ी या मोटरसाइकिल चलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बताता है कि आप हीट को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्व, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ इंसान जो है वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको ही कर सकता है। अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं इस लॉ के वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो ये एक्सप्लेन करने में आपको ये नहीं बताता कि हम किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं हीट को एनर्जी के अंदर यूजफुल वर्क के लिए। दूसरा ये आपको ये भी नहीं बताता कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो क्या होगी। ठीक है जी, नंबर 1 पे इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन, मतलब ये बताने में नाकाम रहता है हाउ वी कैन कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल वर्क डन। ये नहीं बता पाता कि कैसे, ये बताता है कि कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके लिए फिर हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की भी जरूरत पड़ती है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया। दूसरे नंबर पर इट इज आल्सो डज नॉट टेल दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और ये भी नहीं बता पाता कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो क्या है, यानी कि किस डायरेक्शन में हीट मूव कर रही है, कोल्ड से हार्ट की तरफ जाएगी या हार्ट से कोल्डर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये भी नहीं बता पाता। इसके लिए भी हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत पड़ती है। ये भी नहीं बता पाता कि आप हीट को कैसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, ये बता देता कि आप कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अब हमने कुछ जो है इसकी एप्लीकेशंस जो हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसकी स्टडी करनी है। तो इसके एप्लीकेशंस के अंदर applications of first law of thermodynamics। तो जो एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, उसमें
हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सिस्टम के ऊपर लगानी पड़ती हैं। तो वो हम चंद प्रोसेस देखते हैं। नंबर 1 के ऊपर है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच pressure of system remain constant। ठीक है, यानी कि P कांस्टेंट होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो वो प्रोसेस के जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। आप कंसिडर करें कि गैस है कि जो कि सिलेंडर के अंदर फिल्ड है और वो फिटेड है मूवेबल पिस्टन से। अब गैस को आप अलाउड करते हैं कि गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एट कांस्टेंट प्रेशर। द गैस इज अलाउडेड टू एक्सपैंड एट द कांस्टेंट प्रेशर। गैस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है वो एक्सपैंड करती है। ठीक है, तो अब जब गैस एक्सपैंड कर देगी तो इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम चेंज होगा। जब गैस का वॉल्यूम चेंज होगा तो वो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन मूव करेगा तो इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द गैस होगा ऑन द पिस्टन। ठीक है, हेंस द वर्क is done by the gas on the piston। इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो गैस जो है वो करेगी पिस्टन के ऊपर। ठीक है, वर्क डन होगा जब आपने हीट दी है। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू यहां पर होती है पी डी वी। इसमें पी प्रेशर है और डी वी चेंज इन वॉल्यूम है। तो डी क्यू डी यू प्लस पी डी वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर गैस जो है वो वर्क डन करेगी सिस्टम के ऊपर, पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगी। इस हम प्रोसेस को कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है जी, पहली एप्लीकेशन थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहे, उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच the volume of the system remain constant is known as आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वो प्रोसेस के जिसके अंदर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ गैस जो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि V कांस्टेंट है, सो द वॉल्यूम ऑफ गैस विल नॉट चेंज। तो गैस का जो वो वॉल्यूम है इस सूरत में चेंज नहीं होगा। तो जब गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जाहिर बात है गैस एक्सपैंड ही नहीं करेगी। जब गैस का वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, गैस एक्सपैंड नहीं कर रही, तो फिर गैस कोई वर्क डन नहीं करेगी सिस्टम के ऊपर।
ठीक है, कोई वर्क डन जो है वो सिस्टम पे नहीं होगा, ना सिस्टम करेगा। सो देयर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अगर आप पिस्टन से कंप्रेस करें तो ऑन द सिस्टम होगा, और अगर गैस एक्सपैंड हो, दोनों सूरतों में वॉल्यूम चेंज होगा। तो इस सूरत में कोई वर्क डन जो है वो नहीं हो रहा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं, डी क्यू डी यू पी डी वी। अब आप यहाँ पर देखें कि डी वी जो चेंज इन वॉल्यूम है वो तो जीरो है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए डी क्यू जो है वो आपके पास डी डब्ल्यू प्लस जीरो, यानी कि डी क्यू जो है वो डी डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। यानी कि आपने जितनी हीट दी वो सारी की सारी वर्क डन करने में इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, सॉरी वर्क डन नहीं है, यहाँ पर यू है क्योंकि वर्क डन तो जीरो हो गया। ठीक है, ये तो जितनी आपने हीट दी है वो सारी की सारी वर्क डन कोई नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हुई है। ठीक है, ऑल अमाउंट of heat given to the system is used to increase or to change the internal energy ऑफ सिस्टम। तो वो सारी की सारी जो आपने हीट उसको प्रोवाइड की है वो या तो उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, इंटरनल एनर्जी को, यानी कि जब अगर इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली वो इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन वर्क डन जो है वो इसके अंदर इस प्रोसेस में आइसोकारक में क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा तो फिर वर्क डन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जारी बात है ना गैस एक्सपैंड होगी ना कंप्रेस होगी, दोनों सूरतों में ही वर्क डन हो सकता है। यानी कि कंप्रेस होगी तो तब भी वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि कम होगा, एक्सपैंड होगी तो तब भी वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि गैस एक्सपैंड करेगी तो वर्क डन होगा। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर है आइसोथर्मल प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर का सिस्टम कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर of the system remain constant is known as isothermal process। यानी कि T कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा सिस्टम का। तो फिर वही हमारे पास सिस्टम है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हीट कंडक्टिंग बेस है और नॉन इंसुलेटिंग वाल्व हैं, गैस जो है वो फिटेड है, एक सिलेंडर के अंदर फिल्ड है और गैस जो है वो हार्ड टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को ऑब्जर्व करती है जो कि इस्तेमाल होती है वर्क डन करने के लिए पिस्टन के ऊपर। तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप जब हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, हीट आप दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो फिर इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस।
So there is no change in the internal energy of gas. तो इसका मतलब है कि गैस की इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं है, यानी कि डेल्टा यू जीरो है या डी यू जो है वो जीरो के बराबर है। सारी बात है, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर हीट पे डिपेंड करता है। हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो ज़ाहिर बात है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही। काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही तो फिर इंटरनल एनर्जी भी चेंज जो है वो नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि डी क्यू जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, डी यू प्लस पी डी वी के बराबर है। तो अब इसके अंदर जो ये डी यू है ये तो जीरो है, तो डी क्यू पी डी वी के बराबर हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि डी क्यू जो है वो डी डब्ल्यू के बराबर है। यानी कि आपने कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जितनी हीट सिस्टम को दी वो सारी की सारी हीट जो है वो यूजफुल वर्क करने में इस्तेमाल होगी। ठीक है, द होल हीट absorbed by the gas is used to do the work done on the system। तो जितनी भी हीट थी वो सारी बात, आप इंटरनल एनर्जी में तो चेंज ही नहीं आ रही, तो चेंज इंटरनल एनर्जी से जीरो होगी। तो अब आपने जितनी हीट दी है वो सारी की सारी जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी वर्क डन करने में। किसमें? जब आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस हो, यानी कि वो प्रोसेस की जिसके अंदर सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये हमारे पास तीसरी। अब उसके बाद चौथी एप्लीकेशन हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर सिस्टम के अंदर ना तो कोई हीट एंटर होती है और ना ही कोई सिस्टम से हीट निकलती है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम is known as एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई हीट सिस्टम के अंदर ना एंटर होती है ना निकलती है, यानी कि क्यू जीरो है, उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम लेते हैं। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू हमारे पास डी यू प्लस डी डब्ल्यू है। तो अब अगर क्यू जीरो है तो ये जीरो डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। ठीक है जी, ये माइनस डी यू के बराबर आ जाएगा। तो जब वर्क जो है वो सिस्टम की तरफ से होता है तो गैस एक्सपैंड करती है और उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है। When the work is done by the system, the gas expands। तो गैस एक्सपैंड, सारी बात है, गैस एक्सपैंड करेगी तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो कम होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी तो फिर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सो इंटरनल एनर्जी चेंज डिक्रीजेस।
लिहाजा जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आ रही है वो डिक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, अब वर्क, अगर ये तो ये कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, अगर वर्क जो है वो डन ऑन द सिस्टम हो तो फिर गैस कंप्रेस होगी। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी कि पिस्टन को आप दबा रहे हैं तो द गैस कंप्रेसेस, तो गैस जो है वो कंप्रेस होगी, दबेगी। जब गैस कंप्रेस होगी तो जाहिर बात है इसके मालिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। जब इंटरनल एनर्जी मालिक्यूल्स की बढ़ेगी तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इस केस के अंदर जो है वो इंक्रीज होगी। तो जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो डी क्यू, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम है। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क डन को हम नेगेटिव लेते हैं, डी यू माइनस डी डब्ल्यू। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो फिर हम वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं। तो डी क्यू, अब डी यू तो जीरो है, सॉरी डी क्यू तो जीरो है, तो डी यू माइनस डी डब्ल्यू, यानी कि डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो अब आप जितनी आप दे रहे हैं इंटरनल एनर्जी जो है, ठीक है, वो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी वर्क डन करने में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, यूजफुल वर्क डन करने के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद पांचवें नंबर पर हमारे पास जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, अब वो प्रोसेस के जिसके अंदर कोई सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए अपनी फाइनल स्टेट से, तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द सिस्टम कम बैक टू इट्स initial state from final state is known as cyclic process। तो अब एक बंदा जो है वो गुजरात से पिंडी जाता है, फिर पिंडी से गुजरात वापस आ जाता है, इनिशियल से फाइनल में गया, फाइनल से इनिशियल है, तो हम कहेंगे कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो आप एक कंसिडर करें सिस्टम के जिसके अंदर स्टेट जो है वो सिस्टम की चेंज होती है पॉइंट ए से बी से, पॉइंट ए से बी को कंसिडर सिस्टम इन विच स्टेट ऑफ सिस्टम changes from point A to B, पॉइंट ए से बी पर चेंज होती है। ठीक है जी, सिस्टम जो है वो रिट्रेस करता है इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को वापस लेके आता है और दोबारा फाइनल स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट से, फाइनल स्टेट जो है इनिशियल स्टेट में वापस आ जाती है। ठीक है, द सिस्टम retrace itself and system again come back to initial state A from final state B।
तो वो इनिशियल स्टेट ए से दोबारा फाइनल स्टेट बी की तरफ आ जाती है, यानी कि वही गुजरात से पिंडी या इस्लामाबाद गया और फिर दोबारा जो है वो पिंडी से गुजरात वापस आ गया, ठीक है। तो उसने अपने आप को रिट्रेस्ड कर लिया। अब इस प्रोसेस के दौरान जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो है, ठीक है। So during this process, इस प्रोसेस के दौरान डी यू जो है वो ज़ीरो है। अब जारी बात है इनिशियल से फाइनल स्टेट फिर फाइनल स्टेट, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर तो कोई चेंज नहीं आई। तो डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि डी क्यू ज़ीरो प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू जो है वो डी डब्ल्यू के बराबर हो, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जो ऑब्जॉर्व हुई है सिस्टम की तरफ से वो सारी की सारी इस्तेमाल हो जाएगी वर्क डन करने में। द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the system is used to do the useful work done। तो जितनी हीट सिस्टम ने अब जारी बात है कि इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही, तो जितनी हीट सिस्टम ने ऑब्जर्व की है वो सारी की सारी हीट जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी वर्क डन करने में। तो इसकी अगर हम पीवी डायग्राम बनाएं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, इस तरफ वॉल्यूम ले लें, इस तरफ हम प्रेशर ले लें, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है जी। इधर ये पॉइंट बी है, तो एक पाथ ये है ए टू बी और दूसरा पाथ है बी से ए, इनिशियल से फाइनल, यानी कि इसको पाथ वन कह लें, इसको पाथ टू कह लें। तो दोनों जो हैं वो बराबर हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में जितनी अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है वो सारी की सारी सिस्टम के अंदर जो है वो ऑब्जॉर्व हो जाती है और वो यूजफुल वर्क डन करने में इस्तेमाल होती है। अब लास्ट इसकी एप्लीकेशन है जो फाइनल है छठी, वो है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन। अब आप सपोज करें कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर आपने पार्टीशन की हुई है और इधर ये गैस जो है वो फिल्ड है, ये सिलेंडर है और ये इसमें पार्टीशन हुई है। तो एक सिलेंडर के 1/2 पोर्शन के अंदर गैस जो है वो फिल्ड है। गैस इज फिल्ड इन 1/2 पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के 1/2 पोर्शन के अंदर गैस फिल्ड और पार्टीशन है। तो दोनों पोर्शंस के दरमियान में पार्टीशन है, ठीक है। ये पोर्शन 1 है और ये 2 है। देयर इज पार्टीशन बिटवीन 2 पोर्शंस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के 2 पोर्शंस के दरमियान में पार्टीशन है। तो हम क्या करते हैं, इस पार्टीशन को रिमूव कर देते हैं। द पार्टीशन इज रिमूव्ड। जब पार्टीशन रिमूव होगी तो सडनली गैस जो है वो पूरे सिलेंडर के अंदर फैल जाएगी। तो द गैस एक्सपैंड in the cylinder very rapidly।
बहुत तेजी से गैस जो है वो सिलेंडर के अंदर फैलेगी। यानी कि अब ये आप पार्टीशन रिमूव कर देते हैं तो ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 1 थी जब पार्टीशन थी, ये स्टेट 2 है जब पार्टीशन को आपने रिमूव। अब ये पूरे सिलेंडर के अंदर बहुत तेजी से रैपिडली गैस जो है वो फैल गई है। एकदम आपने पार्टीशन रिमूव की और गैस फैल गई। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। आप एलपीजी का सिलेंडर एक कमरे के अंदर रखें और एकदम उसको खोल दें तो वो सारे सिलेंडर में से गैस निकलकर पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज फ्री एक्सपेंशन। ये फ्री एक्सपेंशन एकदम पूरे कमरे के अंदर जो है वो, तो एक्चुअली ये प्रोसेस जो है ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है कि ये बड़ी रैपिड पेस पे अकर करता है, यानी कि बहुत तेजी से अकर करता है। एक्चुअली it is a adiabatic process, but it occurs at very rapid pace। लेकिन ये बहुत तेज, बड़ी तेजी से ये अकर करता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब जो ही आप पार्टीशन रिमूव करते हैं एकदम गैस जो है वो पूरे सिलेंडर के अंदर फैल, यानी कि जैसे आप सिलेंडर, कमरे के अंदर जो सिलेंडर है गैस का उसको ओपन करेंगे तो वो एकदम पूरे कमरे के अंदर बहुत रैपिडली गैस जो है वो फैल जाएगी। तो बाय फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स du प्लस dw ये हो जाएगा। अब चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो dq 0 हुआ तो 0 du प्लस dw। अब चूंकि ये फ्री एक्सपेंशन है तो इसमें कोई इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगी, एज इट इज फ्री एक्सपेंशन, सो देयर इज नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इसमें कोई चेंज है वो इंटरनल एनर्जी में नहीं आएगी, यानी कि du 0 के बराबर हो जाए। तो अगर du 0 के बराबर हो तो 0 0 प्लस dw, तो dw भी 0 के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो फ्री एक्सपेंशन है उसके अंदर हम एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, यूजफुल वर्क में, और ना ही हम इसकी पीवी डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें एनर्जी को यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारी चीजें, यानी कि वो प्रोसेस के जिसमें Q भी 0 हो, U भी 0 हो और W भी 0 हो, तो इसको क्या कहते हैं? फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। और इस प्रोसेस में हम एनर्जी को यूज नहीं कर सकते यूजफुल वर्क के लिए। इन दिस प्रोसेस we cannot use energy to utilize for useful work done। ठीक है जी, चूंकि इसमें अब तीनों चीजें थर्मोडायनामिक्स की 0 हो गई हैं तो हम तो फिर इसकी मदद से जो है वो नहीं कर सकते एनर्जी को यूटिलाइज। एनर्जी भी 0 है, वर्क डन भी 0 है, हर चीज़ 0 है, यानी कि ये प्रोसेस जो है इसकी मदद से आप एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। एनर्जी को आप किसी यूजफुल पर्पज़, यानी कि जहाँ पर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पर आप यूजफुल पर्पज़ के लिए एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये जो थर्मोडायनामिक्स का आपका पोर्शन था इसके अंदर आपके कोर्स में फिजिक्स 1 के BS मैथ वालों का, वो मैंने पढ़ा दिया है। अब ये पोर्शन आपका कवर हो गया है, ठीक है। अब मैं जो है वो आपको ये क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपने YouTube पे अपलोड हो जाएगा लेक्चर,
और यूट्यूब पे ही आपने इसको पढ़ लेना है। उसके बाद अगर मुझे वक्त मिला तो कल या परसों तो मैं और भी लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर दूंगा। डायफ्रैक्शन की इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में कहते हैं, अब डायफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर मैंने पढ़ानी है और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ानी है। तो ये चीज़ें पढ़ानी है, तो ये मैं मुझे टाइम मिला तो मैं ये भी जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो अब आप ये BS मैथ वाले जो हैं वो ये लिखने के ये लेक्चर उन्होंने यूट्यूब के ऊपर ही देखना है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।